May I come in, sir? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Have Good afternoon, seat. sir. Thank you, sir. हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में पूछा जाए आपसे? सर हिंदी में। हिंदी। इंजीनियरिंग को आप जो है देश के विकास में किस प्रकार से प्रयोग करिएगा? इंजीनियरिंग के माध्यम से देश के विकास को आप कौन सी गति देने की कोशिश करेंगे? सर इंजीनियरिंग मुझे जो लगता है सर एक किसी भी देश के विकास में एक बेसिक फाउंडेशन का काम करता है और उसका स्पेशली सर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लाइक सिविल में ब्रिज, रोड एंड बिल्डिंग्स, और जैसा कि अभी क्लाइमेट चेंज है और इश्यूज़ हैं, उसके हिसाब से, डिजास्टर के हिसाब से हम उस चीज़ को हम बना सकते हैं। और सेकेंड, अदर फील्ड में सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और केमिकल इंजीनियरिंग है, तो हर फील्ड में सर हम देश का विकास इंजीनियरिंग के माध्यम से कर सकते हैं। प्रशासन के माध्यम से आप इसका क्या प्रयोग करेंगे प्रशासन में? सर प्रशासन में हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे जानकारी नहीं होने की वजह से प्रशासन में लोगों को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें करप्शंस वगैरह होते हैं। तो उस करप्शंस का अगर हमें बेसिक नॉलेज है फील्ड्स का, तो हम उस चीज़ को खुद समझ सकते हैं और ऐसे करप्शंस को रोका जा सकता है। साथ ही साथ हम एजुकेशन के फील्ड में इंजीनियरिंग को बच्चों के अंदर जो कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ या जानकारी नहीं होती है, उसके लिए भी हम जागरूकता ला सकते हैं। सोलर मिशन के क्षेत्र में इसरो का क्या योगदान है? सर सोलर मिशन के क्षेत्र में इसरो का क्या योगदान है? सर इसरो ने सोलर मिशन में, तो जहाँ तक सर मेरी जानकारी अभी तक सोलर एनर्जी को स्पेस में यूज़ किया है। जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको चलाने के लिए, जैसे चंद्रयान मिशन में भी सोलर एनर्जी का यूज़ किया है। सर अब जो इसरो का सर जो योगदान सर मुझे यहाँ तक ही पता है सर। चंद्रयान के अभी तक कितने स्टेजेस हो चुके हैं? सर 3 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें पहला मिशन और तीसरा मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल था, और जो सेकंड था चंद्रयान 2 वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान तीसरी की क्या स्थिति है? सर चंद्रयान तीसरी में जो रोवर था, प्रज्ञान ने रोवर को चंद्रमा पे उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया है, और साथ में वहाँ के जो भी गैसेस हैं और जो वहाँ का सॉइल और टेरेन है उसकी जानकारी भी इसरो तक पहुँचाई है, जिसको इसरो ने पब्लिक में भी उसको ओपन किया है। इसरो के चेयरमैन कौन है? क्षमा कीजिएगा सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी जो है एक और नाम आ रहा है, आदित्य L1। जी ये सर। क्या है? आदित्य L1 सर ये सन सोलर मिशन है, जिसपे आदित्य L1 सैटेलाइट है, जो L1 पॉइंट पर, जो सन और अर्थ के बीच में पॉइंट है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो बैलेंस होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट एक स्टेबल स्थिति में रहकर सूर्य की जो भी सूर्य का जो भी मतलब फ्लेयर्स, सन फ्लेयर्स है या रेडिएशन है, उसकी स्टडी एक स्थिर रूप में कर सकता है। तो उसके लिए अभी L1 अभी हाल में ही L1 पॉइंट पर आदित्य L1 पहुंच चुका है। और हाल में मतलब कब? सर जहाँ तक मेरी जानकारी सर शायद कल के दिनांक में। वहाँ पर रह कर के क्या करेगा सर? क्या एक्टिविटीज़ होंगी L1 की? सर वहाँ पर सर जो भी सन रेज हैं, सन फ्लेयर्स है, उसके जो भी आउटर लेयर्स है जैसे कोरोना और क्रोमोस्फेयर, उसकी स्टडी करेगा, ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ, या जो भी अर्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज से वो कैसे रिलेटेड है, वो हमें जानकारी मिलेगी, ताकि आने वाले समय में जो भी सन से जो भी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उसको हम बेहतर पहले से समझ सकेंगे और हम उसका निवारण कर सकेंगे। सोलर मिशंस में भारत की इस समय क्या स्थिति है? विश्व में क्या स्थिति है? विश्व में क्या स्थिति है? किस नंबर पर है? सर अगर आप अनुमति दे तो अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ लगाइए। सर जहाँ तक मेरी जानकारी से अभी तक 4 कंट्री ने ये किया है, अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने। जापान नहीं? सर जापान का सर मुझे आइडिया नहीं पता है। जी सर।
भारत की क्या विशिष्टता रही है चंद्रयान के संबंध में? कहते हैं कि पहला देश है जो कि इसमें सफल रहा है, चंद्रयान 3 में। सर चंद्रयान 3 में जो डार्क एरिया है जहाँ पर अभी तक कोई भी देश वहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो इंडिया ने मतलब सक्सेसफुली पहुँचा है इस पर। ये सब होने से भारतवर्ष की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसमें क्या अंतर आएगा? सर आजकल स्पेस वॉरफेयर की बात होती है, जहाँ पर स्पेस वेपनाइजेशन की बात होती है। स्पेस का हम यूज करते हैं ग्राउंड पर जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस है या सेट, तो उन सब में इंडिया को मदद मिलेगी। और जो भी स्ट्रेटजिक डील्स वगैरह है, जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जो स्पेस के फील्ड में, वहाँ पे भी भारत का एक अपना अलग स्थान होगा। L1 से जो भी सामग्री प्राप्त होगी 2 महीने के भीतर, भारत उसका जो है विकिरण दूसरे देशों को करेगा, दूसरे देशों को भी बताएगा। तो इससे जो है जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडिया की वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जो विकसित देश हैं उसमें जो है भारतवर्ष को एक अच्छा स्थान मिलता है। जी सर। तो इसका जो है सबसे बड़ा योगदान ये है। जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं काम नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। अच्छा अच्छा। आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें ट्रैवलिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स है। यस सर। किस स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं? सर एडवेंचर स्पोर्ट्स में सर मैं माउंटेनिंग में इंटरेस्ट है, जो कि मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स भी किया हुआ है। और माउंट ब्रूमखांग से जो 18,000 फीट हाइट की पीक है उसको सर मैंने क्लाइंब किया है। अच्छा, कैसे क्लाइंबिंग होती है? सर इसमें हमारे पास कुछ गियर्स होते हैं, स्पेशली जैसे आइसेक्स, जो कि थर्ड लेग ऑफ माउंटेनियर्स कहा जाता है, उसका काफ़ी रोल रहता है। साथ में रोप्स रहते हैं और हमारे हैंड्स और लेग्स के मदद होती है। साथ में इससे कुछ सेफ्टी गियर्स होते हैं, जैसे हेलमेट हुए और हार्नेस हुए, तो इनकी मदद से हमें सर पीक पे चढ़ना पड़ता है। और उसके बाद हमें वापस में पीक पे चढ़ने के बाद वापस डिसेंड करना पड़ता है सेफली ग्राउंड तक। और अगर बहुत ज़्यादा हाइट होती है तो हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पास में रखना पड़ता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है। माउंटेनिंग में तेंजिन नॉर्गे का क्या कंट्रीब्यूशन है? तेंजिन नॉर्गे का नाम सुना है? जी सर। सर वो जो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की थी। बचेंद्री पाल? सर वो इंडिया से पहली वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की। ये बताइए, यहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या होता है? पहुँच गए तो ठीक है, स्टेशन पर पहुँच गए, क्या फ़ायदा है? जी सर, यहाँ पे जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बताएं। पहला सर, हमें एक रिसर्च का, हमें जो भी माउंटेन्स है उनके रिसर्च, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, उनके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं लैंड पर, उनका पता चलता है। सेकंड, हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, मतलब जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे हमारी सेना के लोग हैं, तो वहाँ पे हमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से बाहर के देश वहाँ से आक्रमण कर सकते हैं, उसकी जानकारी होती है। तीसरा, हमें टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है और इकोनॉमिक को भी फ़ायदा होते हैं। और चौथा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी रोल है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज और मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे सर्वाइव करना है, उसका हमें एक हैबिट डेवलप होता है। आप जब वहाँ गए तो आपको जो है जिस पीक पर आप गए उसमें उस तक पहुँचने में कितना समय लगा? सर इसमें जर्नी हमें पहले ट्रैकिंग करना पड़ता है, और मॉर्निंग ट्रैकिंग से स्टार्ट होती है, शाम तक ट्रैकिंग करते हैं, फिर बेस कैंप में हम वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर अगले दिन मॉर्निंग से सर फिर हमें ट्रैकिंग शुरू करना पड़ता है, और आफ्टरनून तक हम पिक क्लाइंब करते हैं, और वापस हम शाम तक बेस कैंप में आते हैं। फिर अगले दिन हम वापस ट्रैकिंग करते हुए अपने वापस इंस्टीट्यूट पे आते हैं। शेरपाओं का क्या योगदान है इसमें? सर सिरपा, ये लोग माउंटेनियरिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये जनरली हमारे माना जाता है कि नेपाल और भूटान एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं। ये लोग हमें हेल्प करते हैं कैसे माउंटेन्स पे कैसे क्लाइंब किया जाता है, हमें ट्रेनिंग भी इवन देते हैं। और वहाँ पे भी अगर रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम होता है, अगर सिरपा, क्योंकि वो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प करते हैं। प्रशासन में इसका क्या लाभ है? आप मान लीजिए पहुँच गए किसी भी पीक पर, माउंट एवरेस्ट पर ही पहुँच गए, प्रशासनिक दृष्टि से इसका क्या लाभ है?
सर प्रशासनिक दृष्टि से सर मुझे लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है कि मिनिमम रिसोर्स में कैसे हमें चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बहुत जो है प्रकृति से मिली हुई चीज़ें वहीं उन्हीं में सर्वाइव करना है। सेकंड, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और थर्ड, हमें जैसे एक अपनी लाइफ या दूसरे की लाइफ के एक प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक जिम्मेदार, हमें खुद के लिए भी जिम्मेदार बनाता है। और भी सर मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है जो प्रशासनिक सेवा में मतलब हमें हमारे लिए फ़ायदे हैं। ये भी है कि वहाँ तक आप पहुँचते हैं तो पर्यावरण अध्ययन करते हैं, वहाँ किस तरह से पहुँचा जाता है उसका अध्ययन करते हैं जी सर। और उसको जो है डिस्क्लोज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो जो है प्रशासनिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो उसका लाभ है। ये आपने कब आप इस पीक पर पहुँचे थे? सर 2022 में। 2022 में। ये रिकॉर्डेड है? सर फोटोज़ हैं और सर्टिफिकेट भी है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अच्छा। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल है इस प्रकार की गतिविधियों में? सर हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट सर हमारा इंडिया का फर्स्ट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है एक सब्सिडाइज्ड फीस पर। और इसके साथ साथ आम जनता के लिए अलावा हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनको भी ट्रेनिंग देता है और उनको मतलब डेवलप करता है माउंटेनियरिंग के लिए। तो ये हमारा इंडिया का सर फर्स्ट और सबसे प्रोमिनेंट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। आप तो वाक्य क्या है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का? कोई वैसे नाम दे रखा है जैसे, और जो सत्यम, ये सत्यमेव जयते है, इस तरह से क्या HMI का भी जो है कुछ है? जी सर है, उनका मोटो एक लाइन है सर, वो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। फादर ऑफ इंजीनियरिंग कौन? सर इंडिया से या सर इंडिया से? हाँ, वर्ल्ड में फादर ऑफ इंजीनियरिंग कौन है? सर क्षमा कीजिएगा, याद नहीं है। जेम्स वाट का नाम सुना? जेम्स वाट, यस सर। ही इज द फादर ऑफ इंजीनियरिंग। विद्युत का आविष्कार किया और विद्युत से ही सारे यंत्र का चालन हुआ और सारी मैकेनिज्म, सारा मशीन उन्हीं से संचालित हुआ। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंजीनियरिंग। भारत का नंबर 1 इंजीनियर कौन है जिसका नाम पर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है? सर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है ना? डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, वो पहले भारत के इंजीनियर हैं जी सर, जिनके नाम पर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो यू शुड हैव टू नो ऑल दिस बेसिक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर जो भी चीज़ें बनती हैं वो बेसिकली सर मशीन बेस्ड होती हैं जो फिजिक्स के लॉ पे जनरली वर्क करती हैं। में तो प्रिंसिपल क्या है उसके, क्या सिद्धांत पर वो काम करता है? सर जहाँ तक सर मेरी जानकारी है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स पे अलग अलग मशीन्स होती हैं। प्रिंसिपल तो एक ही है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जब वस्तुएं स्थिर रहती हैं तो इस पर और अलग ढंग का प्रभाव रहता है। जब ये चलने लगती हैं तो इस पर आउटसाइड फोर्सेस चलती हैं। इंजीनियरिंग का यही है। मशीन खड़ी है तो स्टैटिक पोजीशन में है, मशीन चालू हो गई तो डायनेमिक पोजीशन में है। जी सर। दीज आर द ओनली 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। इंजीनियरिंग की माँ कौन है? मदर ऑफ द इंजीनियरिंग? क्षमा कीजिएगा सर। सिविल इंजीनियरिंग। सारी इंजीनियरिंग की शाखाएं सिविल इंजीनियरिंग से ही निकली हुई हैं। सो ही इज कॉल्ड द मदर ऑफ द इंजीनियरिंग। चलिए, ये माउंटेनियरिंग के कितने इंस्टीट्यूट हैं भारत में? सर अभी सर मेरी जानकारी में सर 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। सर ये नेहरू जी का कहाँ है? सर नेहरू जी का उत्तरकाशी नेहरू में माउंटेनियरिंग कहाँ है? सर उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। मिस्टर
अटल बिहारी वाजपेयी। सर क्षमा कीजिएगा, याद नहीं है सर। हिमाचल प्रदेश में। थैंक यू सर। ये प्रशासनिक सेवाओं में इसका क्या उपयोग करेंगे आप? मान लीजिए आप एसडीएम बन गए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रयोग, वो तो ह्यूमन इंजीनियरिंग है ना, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई, और जिस सेवा क्षेत्र में आप जा रहे हैं वो ह्यूमन इंजीनियरिंग है, तो मानवीय यांत्रिकी है ना, उसमें स्टैटिक्स भी है और डायनेमिक्स में दोनों प्रिंसिपल चलेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? सर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर मैंने एक रोबोटिक्स की फील्ड में काफ़ी काम किया है। तो एनआईटी जयपुर में सर सेकंड प्राइज़ 2 बार सर मुझे इसमें मिला है। तो इसमें काफ़ी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सर, उनसे हम रोबोट्स बना सकते हैं। साथ में हमें उसके लिए कुछ मोटर्स लगते हैं और व्हील्स लगते हैं। नहीं तो ह्यूमन इंजीनियरिंग को कैसे जी सेट सर, करेंगे? मैं बताता हूँ सर। मतलब क्राउड है, मॉब वायलेंस होने लगा, मॉब ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, वहाँ पर किस तरह से इसका उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? सर वायलेंस में सर हम रोबोटिक्स फील्ड, जो रोबोट्स हैं उनके यूज किए जा सकते हैं। नहीं कैसे करेंगे? वहाँ अलाउड तो है नहीं रोबोट ले जाना। भाई पब्लिक में आप जा रहे हैं, गांव देहात में हैं, वहाँ तो आप हैं और उसके बाद क्राउड है या आदमी, तो वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, या उनकी समस्याओं से कैसे आप हल निकालेंगे उनका? सर मुझे लगता है कि जहाँ पे डिजिटल फील्ड है वहाँ पर हम अगर रिपोर्ट्स वगैरह, फाइवर वगैरह, CCTNS जैसा यूज़ होता है सर, ऐसी चीज़ों में सर हम इसका यूज़ किया जा सकता है। नहीं, गवर्नमेंट ये सुविधाएं नहीं देती ना। गवर्नमेंट तो आपको एक ऑफिस देगी और उसके बाद आपके साथ कुछ चाबी देगी, आप जाइए और प्रबंधन करिए। और दूसरा सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते समय एक एज ए इंजीनियर जो भी स्किल्स डेवलप हुए हैं, चीज़ों को हैंडल करना इन 4 सालों में, वो सर मुझे लगता है कि हेल्प करेगा मुझे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने में। एक्सप्लेन करिए ना, कैसे हेल्प करेगा? सर जैसे भी इंजीनियरिंग में सर हमारा वीक में 2 एग्ज़ाम्स होते थे, तो वो हमारे लिए मतलब तुरंत एग्ज़ाम होना, तो वो एक तुरंत किसी भी सिचुएशन को इमिडिएटली हैंडल करना, वो एक पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है सर। तो वो सर मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे काफ़ी मदद कर सकता है ऐसे वायलेंस को हैंडल तो मशीन की हैंडलिंग का माइंडसेट अलग है, ह्यूमन कंट्रोल करने का माइंडसेट अलग है, दोनों के माइंडसेट में अंतर है। सर अगर जैसे कभी इस तरह का वायलेंट मॉब हो जाता है, तो हमें जैसे जो भी आंसू गैस और जो भी मतलब फायरिंग है, तो वो कोई सुविधा नहीं है वहाँ, केवल आप निहत्ते हैं, अकेले हैं, वो उसको सब ले दे कर थोड़े चलेंगे साथ में। सर क्षमा कीजिएगा, अभी मैं इस पे नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कर सकते हैं। वो तो आप अकेले हैं, आपके साथ स्टाफ है, आप अकेले हैं, आप जाके प्रबंधन के लिए गए, तो वहाँ ये सब चीज़ें एक साथ लेके थोड़े चलेंगे। जी सर। चलिए, और अगर आप इसमें न चुने गए तब क्या विकल्प रखेंगे? क्षमा कीजिएगा सर। अगर इस सेवा में न चुने गए तो विकल्प क्या करेंगे? सर फिर से इस पे सोचेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई है, और उसको इम्प्रूव करते हुए और सारे फिर से अच्छे से तैयारी करके एक अगला अटेम्प्ट दूंगा मैं सर। अभी इसमें अटेम्प्ट कर चुके हैं आप? जी सर। कितनी बार? सर ये 5th अटेम्प्ट है सर। 5th अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है सर। तो इंटरव्यू कितनी बार दिया है? सर ये दूसरी बार है। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या पूछा, क्या गया था? सर इंटरव्यू में इंडिया के जो भी करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं, ज्योग्राफी है, हॉबी के बारे में सर, और भी मतलब आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप आपके एजुकेशन को कैसे मतलब सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कैसे देश के लिए अच्छा बना सकते हैं, तो सर बेसिक यही क्वेश्चंस थे। चलिए, एक बार फिर से सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करिए। जी सर। और अपना इस पर फोकस करिए कि हाउ टू यूज़ दिस डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। उसका तालमेल आप नहीं बैठा रहे हैं, दोनों का माइंडसेट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का माइंडसेट अलग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का माइंडसेट अलग है। दोनों माइंडसेट को कैसे तालमेल के साथ आप करेंगे और दोनों का संयोजन कैसे करेंगे और कैसे लाभ दे पाएंगे आप इस क्षेत्र में, इस पर विचार करिए और एक युक्त उत्तर दीजिए इसका। अगर इस उत्तर में कहीं डिफरेंसेस होते हैं या वेग टर्म में उत्तर देते हैं, दिस विल नॉट सेटिस्फाई द बोर्ड। जी सर। आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? जी सर।
आजमगढ़ में 3 पौराणिक स्थल बताइए, कौन कौन है? सर एक जो तरवा में एक मंदिर है, माता दुर्गा जी का कहा जाता है कि वहाँ पर मतलब जब एक कोई अंश वहाँ पर भी मतलब मिला था, तो वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। और दूसरा सर एक मंजूसा जो मंजूसा रिवर है, वहाँ पे जो एक सर मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उनका आश्रम था, तो वो एक संगम रिवर है, वहाँ पे आश्रम था। दूसरा ये हो गया सर। और तीसरा सर मुख्य तो आप छोड़ ही दे रहे हैं। सती जी भैरवनाथ टेम्पल है। सती वहीं तो हुई थी, भैरवनाथ। जी सर, भैरवनाथ आजमगढ़ में है। जी सर। दुर्वासा ऋषि हाँ, दुर्वासा ऋषि सर, आजमगढ़ उनका के आश्रम हैं। सर। और जो नाग यज्ञ हुआ था वो आजमगढ़ में हुआ था। जी सर। चलिए, आप प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर प्रशासनिक सेवा में सर मुझे एक अवसर मिलेगा जो सोसाइटी लोगों के बेसिक जो इश्यूज हैं, जो उनके डेवलपमेंट में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सोसाइटी का जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो डेवलप करने, जो कि पूरे ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट हो सकेगा। इस फील्ड में सर मुझे सारे एस्पेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा सर। इसमें किस पद को आप वरीयता देंगे? सर एसडीएम। एसडीएम का। डिप्टी एसपी का क्यों नहीं? सर एसडीएम के माध्यम से सर मैं सारे फील्ड को कवर कर सकता हूँ, सारे फील्ड में डेवलपमेंट के लिए मैं अपना योगदान दे सकता हूँ। डीएसपी में सर मुझे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इन फील्ड में ही सिर्फ एक मौका मिलेगा। तो एसडीएम में सर जो स्कोप है काफ़ी वाइड है। आप एसडीएम मान लीजिए हैं कहीं पर, कोई लेखपाल जो है गड़बड़ कर रहा है, कोई ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि लेखपाल को वहीं बने रहना दीजिए, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो इस समस्या कैसे आप हैंडल करेंगे? सर अब पहले मैं इस चीज़ की पुष्टि करूंगा कि हाँ, लेखपाल जो क्या गड़बड़ी, उन्होंने क्या सच में कुछ गड़बड़ किया है या नहीं किया है, तो उसके हिसाब से इंक्वायरी करके मैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसको करूंगा, और जो भी प्रोसेस होगा, जो भी नहीं, आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि वो जो भी कर रहा है किसी के कहने से कर रहा है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा है, वो आप पे दबाव बना रहा है कि आप एज एसडीएम जो है उस लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। इस समस्या का आप कैसे हैंडल करेंगे? सर अगर मेरे ऊपर से प्रेशर आता है तो मैं उनसे मिलकर इस चीज़ को भी मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमें लॉ एंड ऑर्डर से, मतलब जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए, और जो भी चीज़ें होंगी रूल्स के हिसाब से सर मैं वही करूँगा। ऊपर के प्रेशर को मैं अब उस पर नहीं हावी होने दूंगा सर। भारत में जो है इस समय बेरोज़गारी काफ़ी अधिक है। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर बेरोज़गारी के लिए सर मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में और स्किल डेवलपमेंट करने में। आज के समय में जो सर जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसका जो फोकस है वो सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज करने में है और मार्क्स लाने में। तो उसमें जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें जो भी एजुकेशन के साथ साथ हमें जो भी जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या कारपेंटरशिप्स वगैरह, ये सब चीज़ों के पे भी फोकस किया जा रहा है। तो जो भी स्किल्स है उसको डेवलप करना चाहेंगे और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की कोशिश रहेगी। नहीं, क्या केवल एजुकेशन से बेरोज़गारी दूर होगी या हमको अवसर भी बढ़ाने होंगे? रोज़गार के अवसर भी बढ़ाने होंगे या केवल एजुकेशन? जी सर, रोज़गार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। उसके लिए जो भी कंपनी हैं या जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी मतलब प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर जो ज़्यादा देती हैं या उनमें हम कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स में भी हम एक छूट भी प्रदान कर सकते हैं। एक उसके लिए हम एक पॉलिसी, हम एक कंसेशन उनको दे सकते हैं। तो वो एक स्टेप हो सकता है सर।
अभी ये हाल के दिनों में ट्रक ऑपरेटर्स जो है काफ़ी हड़ताल कर रहे थे, क्या कारण था? सर अभी जो हमारा नया आईपीसी की जगह हमें नागरिक सुरक्षा कोड जो आया है, उसमें उसके अंदर जो पहले 2 साल का प्रावधान था कि 2 साल की सज़ा होगी अगर कोई ट्रक या कोई गाड़ी किसी को हिट करके वो निकल जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो अगर वो पुलिस स्टेशन में इस चीज़ को जाकर बताते कि हाँ ऐसा केस हुआ है, इन्फॉर्म करते हैं, तो 5 साल की सज़ा है। अगर वो हिट एंड रन का केस बनता है, वो भाग जाते हैं, तो 10 साल की सज़ा है। तो उनका कहना है कि हम हर डेली हम कम से कम 10 घंटे 12 घंटे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, तो ऐसी हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे केस में इतना हार्श पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर इसका मतलब कानून गलत है? सर कानून गलत हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि हिट एंड रन के, तो उसके लिए एक कड़ा प्रावधान बनाया गया है। तो इस पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सर, उनको लेकर और एक बैलेंस हम प्रावधान कर सकते हैं सर इसमें। ये अभी महिला विधेयक पास किया गया है, जी सर। ये क्या है? सर इसके अंतर्गत हमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और पार्लियामेंट में लोकसभा में 33% रिजर्वेशन हम महिलाओं को पार्लियामेंट्री मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर के तौर पे उनको देने का प्रावधान है, जो कि 106 नंबर अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया है। मालदीव ने अभी अपनी कुछ पॉलिसी में चेंज किया हुआ है भारत से संबंधों के रिलेशन के संबंध में। जी सर। क्या है वो? सर अभी जो मालदीव में नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए इंडिया और मालदीव का आपस की नेवी का जो एक एग्रीमेंट था, उसको उन्होंने वापस लिया है। उसमें उन्होंने जो भी इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे उनको उस स्थान को अपने छोड़ने का है, और इस जो हाइड्रोग्राफिक सर्विस जो कि ओशन के अंदर के सर्विस वगैरह के लिए था, उससे पीछे मालदीव हट गई है। हिंद महासागर में चीन की हस्तक्षेप को रोकने के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर इसके लिए भारत जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट हुआ, या और जो कि सागर एक नेट सिक्योरिटी इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही है, और भी जो हिंद महासागर के देश हैं तो उसके साथ एक अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, लाइक सर जैसे मालदीव के साथ ही ऑपरेशन ट्रैक्टर्स हुआ, ऑपरेशन नीर हुआ, तो लोगों को एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। और साथ में सर जो भी INS है इंडियन नेवी के, वो उनकी भी मतलब पोजिशनिंग कर रही है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जा सकता है? सर मुझे लगता है कि सबसे हमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस तीनों सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे। एग्रीकल्चर की तरफ इंडिया काफ़ी एग्रीकल्चर में आगे है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको डेवलप करना चाहिए। और ये चीज़ें हमें गांव और छोटे एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी स्कोप है, वहाँ पे डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो इसको फर्दर प्रमोट करना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरा स्टेप स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि अभी जो डेमोग्राफी डिविडेंड का जो समय है, इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उसका हमें जो फ़ायदा लेते हुए स्किल को, और काफ़ी तेज़ी से आने वाले जो समय की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो हमारा टारगेट अचीव हो सके। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते। जी सर। तो उसके लिए सर हमें क्या सरकार जो है इतने ज़्यादा अनुदान देती है, जी सर, उसके चक्कर में लोग उसी अनुदान के चक्कर में पड़े रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते? आपके हिसाब से क्या ये सही है? हाँ सर सही नहीं है। इसके लिए सर जो MG नरेगा का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें लोगों को काम करने के बाद मतलब पैसे देने को प्रमोट किया जाता है, तो ये सर काफ़ी व्यापक रूप से इंडिया में है, तो उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट काम कर रही है सर। नहीं, उससे लोगों का सुधार हुआ है? MG नरेगा से सर नहीं, जो आप बता रहे हैं कि मनरेगा वगैरह वगैरह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदला है? सर लोग अब लिविंग स्टैंडर्ड में बेसिक्स उनके सर जो फूड्स हैं, क्लॉथिंग्स है सर, उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरे हो रहे हैं सर। बाकी सर PM आवास योजना के तौर पे घर मिलने से नहीं, वो तो अनुदान हमको दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं?
सर हमारा जो ये MG नरेगा का प्रोग्राम है, ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जो लोग जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से नहीं जुड़ पाते हैं उनके लिए सर ये प्रोग्राम है। तो लेकिन हमारे इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि उनके स्किल डेवलपमेंट करना और उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में ले आना बहुत ज़रूरी है सर। ये मणिपुर प्रॉब्लम क्या है? सर मणिपुर में 3 ट्राइब्स हैं, नागा, मैती और कुकीज़। तो जो कुकीज़ और मैती है, मैती सर एक जो कुकीज़ हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, जो मैतीज़ हैं वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो जो मणिपुर हाई कोर्ट का एक सजेशन आया था कि जो मैती की डिमांड्स है, मैतीज ट्राइब्स की, उनका ये डिमांड है कि उनको रिजर्वेशन जो है वो ST में दिया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मणिपुर हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया था। तो इसको लेकर कुकीज़ और महती के बीच में क्लैसेस में जो कि काफ़ी वायलेंट हो चुका है, और ये पिछले 6-7 महीने से सर वायलेंट बना हुआ है। और इसमें जो कुकीज़ का डिमांड है कि वो चाहते हैं कि उनको एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन मिले, ताकि वो, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो भी मतलब सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज है, उसमें ज़्यादातर मैतीस का ही है। तो वो कुकीज़, उनको लगता है कि वो एलिनिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए कुकीज़ एक डिमांड रख रहे हैं। और मैतीस का कहना है कि हमें जो हिल्स एरिया है, जो कुकीज़ जहाँ पे हैं, वहाँ पे हम लैंड नहीं ले सकते, तो हमें भी कहीं ना कहीं अलग किया जा रहा है। तो एक तरह से इन लोगों का आपस का क्लैश है, जो कि ये पहले भी हुए हैं और आज भी फिर से ये आए हैं सामने। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जो है, जी सर। हमने आपसे पूछा था कि उनका आप्त वाक्य क्या है, जी सर। याद आया आपको कुछ? नहीं सर। कोई बात। सानो सान मारुहत, जी सर। सानो सान मारुहत, क्लाइम फ्रॉम पीक, लेट अस क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक, ये है जी सर। सानो सान मारुहत। और उसका जो इंग्लिश अनुवाद है, लेट अस क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक। इसका हेडक्वार्टर हमने खैर पूछा भी नहीं था, आपने बताया भी नहीं, कोई उसमें कोई खास बात नहीं है। और हमने आपसे जो प्रश्न पूछे थे वो ज़्यादातर माउंटेनिंग से ही संबंधित पूछ लिए थे। जी सर। और वो इसलिए पूछे थे कि क्योंकि आपने जो है उसमें जो है कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, और जो उत्तर था वो आपका ठीक था। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। जी सर। बाकी ठीक। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, जी सर। तो उसमें थोड़ा सा अपना ज्ञान और डीप रूटेड बनाइए और उस पर सब्जेक्ट को पकड़ बनाइए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में बोर्ड के जानकार लोग भी हो सकते हैं और वो उस पर आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और ये श्री विश्वेश्वरैया जो पहले इंजीनियर थे भारत में, बहुत बड़ा उनका योगदान भी है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? सर इसमें ये जो सर विश्वेश्वरैया, उसका सर मतलब कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि वो देना गलत। मैं तो उसको ब्रशअप करके बिल्कुल दूर करिए उसको, उस समय कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और माउंटेनियरिंग के कितने कॉलेजेस हैं, कब स्थापना हुई, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या सिखाया जाता है, और माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जी। और जैसा कि आपने पूछा था कि चढ़ने पर फ़ायदा क्या है, जी। तो आप माउंटेन पर चढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब तात्विक भी है कि जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहिए, और ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए जो संघर्ष होते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको पार करने का एक मनोबल पैदा होता है। तो हर आदमी के अंदर एक पहाड़ है, वो उस पर चढ़ना चाहता है। सक्सेस का पहाड़ है, वो धीरे धीरे चढ़ता है। तो एक बाहर पहाड़ है, एक पहाड़ अंदर भी। जी सर। तो वो धीरे धीरे आदमी उस पर उन्नत की शिखर पर जाना चाहता है।
तो वो एक संघर्ष और लगातार प्रयास की जरूर वो जी सर। ध्वनित करता है उसको। तो आप उस पर अपना एक तो सब्जेक्ट वाइज अपना फोकस करिए, और दूसरी बात ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग प्रशासनिक क्षेत्र में कैसे कर पाएंगे, इस पर आप अभी स्पष्ट नहीं है, अन्ना तो ठीक तालमेल बैठा पाए हैं। तो उसको फिर से सोचिए और तालमेल बैठाइए, ऐसा युक्त उत्तर दीजिए कि मालूम पड़े कि हाँ वास्तव में इसमें योगदान होगा, या ये इसमें आएंगे तो बेहतर सेवा दे पाएंगे। सर इसमें पूछना था सर, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने जो कुछ सोचे थे, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में जो स्मॉल लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे व्हील्स लगाकर रोबोट्स बनाए जाते हैं जो सीड को डाल सकते हैं, या स्प्रिंकलर्स होते हैं, उसमें स्प्रिंकलर्स लगाकर हम जो कि अभी ड्रिप इरिगेशन का है, तो ये सारी चीज़ें सर मैंने मतलब सोचे हैं। जैसे एजुकेशन में जैसे पास कर रहा है तो होता क्या है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, या समझ जाते याद कर लेते, लेकिन हम उसके छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाकर लैब में रख सकते हैं। जैसे पास्कल लॉ में जो भी हमारे सिरिंज होते हैं, 3 ऊपर से हम प्रेस करते हैं और नीचे से मूव करते हैं, तो वो इस तरह से बहुत सारे हर लॉ को हम स्कूल में हम डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से सर मैंने सोचा। वो तो एसडीएम की ड्यूटीज़ और उसके कार्यक्षेत्र को आप देखिए, उसमें अगर इसका प्रयोग नहीं होता तो आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते। उसमें उसके कार्यक्षेत्र अलग हैं और उसकी कार्यप्रणाली अलग है, और उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो इससे भिन्न है। मैकेनिज़्म का तो वहाँ ज़्यादा उपयोग होता नहीं, वहाँ तो ह्यूमन मैनेजमेंट है, वही मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। उसको कितनी अच्छी तरह से आप कर पाएंगे ये आपके ऊपर है, तो उससे तालमेल बनाइए। सर आपने जो पूछा था सर, उसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है? किसका? जैसे मॉब है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉब वायलेंट हो रहा है, या तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, उसका सीधा उत्तर ये है कि ज्ञान चाहे किसी फील्ड का हो, ज्ञान की उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। तो आदमी की इंटेलिजेंसिया लेवल अगर उस लेवल पर है, तो क्या इंजीनियर अच्छा आईएएस नहीं है? तमाम आईएएस हैं जो इंजीनियर हैं। तो आप उस माइंडसेट से अगर उसमें काम करेंगे पीसफुली, जैसे आप कोई मशीन बताया कि बिगड़ी हुई है तो तुरंत आप उसको देख करके पीसफुली उसको देखेंगे कि नट बोल्ट कायदे से चेक करके फिर उसका मैनेजमेंट बताएंगे। उसी तरह से आप सिचुएशन का असेसमेंट करेंगे, कूल माइंडेड उसको लोगों से पूछेंगे, उसका कारण पूछेंगे, बजाय पार्टी बनने के उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, और फिर जैसे जो संवैधानिक रास्ता है जो आपको नियम कानून में विधान दिया गया उसके अनुसार उसका हल देखेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान मैकेनिकल नहीं है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान का उपयोग आप किसी भी दिशा में, प्रकाश जैसे आपने एक लैंप जलाया तो वो तो लैंप थोड़ी है, वो तो प्रकाश है। वो अंधेरा कहीं भी हो, आप जब प्रकाश ले जाएंगे तो अंधेरा दूर करेगा। तो अगर वो ज्ञान आपके पास है, तो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में हो, चाहे बायोलॉजी के रूप में हो, चाहे साइंस के रूप में, उस ज्ञान का प्रकाश आप उस क्षेत्र में ले जाकर उपयोग कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि वो उतना ठोस ज्ञान आपने प्राप्त कर रखा है कि नहीं, कि उसका उपयोग उसमें कर पाएँ, ये देखना आपका काम है। तो आप अपने मेंटल लेवल को हाई अप करिए और इनलाइटेंड होकर के फिर उस क्षेत्र में जाइए। तमाम आईएएस हैं जो हमारे परिचित रहे हैं और हमने उनके साथ काम किया है, वो इंजीनियरिंग में थे और अच्छा काम किया उन्होंने। तो कोई भी ज्ञान गड़बड़ नहीं है, बस यही है कि आप उस ज्ञान को आप उपयोग कैसे कर पाते हैं। आफ्टर ऑल तो नॉलेज है ना, वो किसी भी फील्ड का नॉलेज हो। अगर ऐसा ना हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई क्यों जाए? जी सर। वो ऐसा नहीं कि लो इंटेलिजेंसिया का आदमी है और हिस्ट्री से पास एमए किया हुआ आदमी हाई इंटेलिजेंसिया का है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला लो इंटेलिजेंसिया का है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट करना है हमको, तो मैनेजमेंट तो अगर ज्ञान है तो दोनों कर लेंगे। और ज्ञान क्या, वो तो रूल्स लेट डाउन है। जैसे आप एसडीएम बनेंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, रूल्स लेट डाउन है, बता दिया गया कि आप इसको इस तरह से आपके क्षेत्र में काम करना है, आप उसको फॉलो करें। अगर आपका ज्ञान सही है तो आप उसको फॉलो करने लगेंगे। वो इतना ही है। तो इसको आप तालमेल बैठाने की और उत्तर देने से उत्तर के द्वारा आप उसको सेटिस्फाई करने की कला जानिए। कैसे हम सेटिस्फाई कर पाते हैं।
और अपने सब्जेक्ट में तो महारत हासिल ही करिए, जो पढ़े हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको, तभी आप उपयोग कर पाएंगे। आपका इंटरव्यू कब है? सर 11 को। 11 को है। आपका ड्रेस कोड क्या होगा? सर सूट है वो ब्लू कलर का। अलग। जी जूता? सर, वो लेदर शूज़ अलग है, मैंने अलग से रखा है उसको। तो आप पेपर डेली पढ़ रहे हैं? हाँ सर। फुल पढ़ रहे हैं। अभी सर ने बहुत क्लियर आपको समझाया कि मैकेनिकल का उसमें क्या यूज है प्रशासन में। तो मशीन, सर ने भी बताया कि अगर कोई मशीन काम नहीं कर रही है तो आप एज मैकेनिकल इंजीनियर आप देखेंगे ना कि आखिर ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, तब ना ठीक तो बाद में करेंगे। पहले आप प्रॉब्लम को देखेंगे कि प्रॉब्लम पैदा कैसे हुई। डॉक्टर भी एक मरीज़ को पहले डायग्नोसिस करता है कि बीमारी का वजह क्या है। प्रॉब्लम अगर मॉस की है, वहाँ भीड़ भाड़ की है, तो आप सबसे पहले लाठी चार्ज, गोलाबारी ये सब नहीं शुरू कर देंगे, बल्कि स्टडी करेंगे। उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे आपने देखा कि ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही है, तो वहाँ भी आप पब्लिक को देखेंगे कि आखिर पब्लिक आंदोलित क्यों है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये समस्या पैदा क्यों हुई, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे हो सकता है नहर में पानी नहीं आ रहा है, किस फसल सूख रही है, किसान आंदोलन करेंगे। या पानी तो आ रहा है लेकिन टेल तक नहीं पहुंच रहा है, तो भी किसान विद्रोह करेंगे। या हो सकता है नहर में कटाव हो गया है, समय से बंद नहीं हो रहा है, तो विद्रोह करेंगे। तो जब भी आप वहाँ जाएंगे मौके पर, तो समस्याओं को स्टडी करेंगे ना, स्टडी करके उन समस्याओं का निदान खुद तो नहीं कर पाएंगे, और विभागों के प्रयास से कराने का प्रयास करेंगे। मशीन का यही काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यही काम है। डायरेक्ट आप रोबोट उसमें बता रहे हैं, वहाँ रोबोट और मशीन कोई काम नहीं करेगी। आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में जो आपने नॉलेज यूज़ किया है, उसी नॉलेज का प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ प्रशासन में है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं है, बल्कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन आप अपने माइंड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा आंसर देने में घबराहट आपके अंदर हो रही है, ये घबराहट अपनी कम करिए और पूरा कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। पूरा करंट अफेयर्स पढ़िए, इस समय जो भी घटनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं देश की, प्रदेश की, विश्व की, वो सारी चीज़ें देखते रहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए और फोकस रखिए। और इंजीनियरिंग आपका कोर सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में तो उतना बेसिक नॉलेज तो सर ने पूरा बहुत डिटेल में बता दिया है। हॉबी आपकी वो है, वो उसके बारे में सर ने बहुत डिटेल बता दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें अब कोर की हैं, जिस पे आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पर तो आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, ओके सर। सिटिंग पोजीशन ठीक है? हाँ, पोजीशन ठीक, कोई बात नहीं। हड़बड़ाहट में आप आंसर मत दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी घबरा के दे रहे हैं। आराम से दीजिए, बिल्कुल आराम से। ड्रेस भी आपको पूरा पहन के आना चाहिए था, एक वो हो जाता है। क्योंकि ड्रेस पहले दिन ही उसको मत पहनिएगा, उसको 1-2 बार पहले पहनकर अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। इंटरव्यू बोर्ड में जाइए तो बिल्कुल यूजुअल जाइए, नॉर्मल जाइए। एकदम नहीं कि पहली बार जूता पहनिए, आप पहली बार उस कपड़े को पहनिए। जो पहनना हो पहले 1-2 बार पहन लीजिए। बल्कि जो कुछ कैंडिडेट्स आए हैं यहाँ पर, उन्होंने उसी ड्रेस को पहन कर आए हैं जो उनको वहाँ पहन कर जाना है। उससे कंफर्टेबल रहते हैं, ड्रेस के प्रति उनका उधर माइंड नहीं जाता है, बस। ठीक है सर, जैसे कुछ पूछना था कि कभी कभी बिस्किट या पानी रखा रहता है टेबल पे, वो कहते हैं कि हाँ आप लीजिए, तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? मतलब जहाँ तक संभव हो लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई गला सूख रहा है तो पानी पी ली। पानी अगर वो तभी कहेंगे, जब आपको अगर नर्वस हो, परेशान हो रहे हैं। अगर सर मना करना है तो कैसे मतलब कह सकते हैं? नहीं, अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप लीजिए, कोई वहाँ नहीं वो होने के फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। पानी लीजिए, बिस्कुट मत, नॉर्मल रहिए। और सर हेड मूव कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कुछ अगर आप खुद सर जैसे बता रहे हैं, स्वाभाविक मुद्रा होनी चाहिए उसमें, तो जो है ऐसा हैंड मूवमेंट तो नहीं रहता सर? नहीं, ऐसा है कि आप स्टैचू नहीं हैं। जिस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं उसके अनुरूप आपके जो है शरीर के अंग भी संचालन कर सकते हैं। जी सर। एक लिमिटेड मूवमेंट रखिए, मतलब हाथ का मूवमेंट जो है लिमिटेड उसमें हो, बहुत ज़्यादा फैलाव हो।
जहाँ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है नहीं है तो कोई बात जी नहीं। सर। ओके, वैसे थैंक यू आपको सर। बैठने का पोस्ट ठीक था कोई? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।